हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशंस। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी खूबसूरत सी जगह पे हैं और आपके सामने एक खूबसूरत सा नज़ारा है और आपको लगता है यार इस नज़ारे को मुझे अपने कैमरे में कैद करना है। तो क्या होता है, आप अपना कैमरा निकालते हैं या अपना फ़ोन निकालते हैं और देखते हैं यार जितना खूबसूरत ये मुझे सामने से लग रहा है, कैमरे में तो उतना खूबसूरत आ ही नहीं रहा है, कैमरा तो कुछ और ही दिखा रहा है। तो इसी टॉपिक को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायनेमिक रेंज। डायनेमिक रेंज के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे हाई डायनेमिक रेंज, जिसे आप लोग एसडीआर के नाम से भी जानते हैं। कई लोगों को कन्फ्यूजन भी है कि एसडीआर और डायनेमिक रेंज सेम होती है। तो सीखने को बहुत कुछ है, चलिए इंट्रो रोल करते हैं। तो दोस्तों, ये जो टर्म है डायनेमिक रेंज, ये सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं होता है। ये एक जनरल टर्म है जिसकी डेफिनेशन है किसी भी एज्यूम्ड वैल्यू की लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का रेशियो। ये एज्यूम्ड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये कोई सिग्नल हो सकता है, ये कोई ऑडियो हो सकता है, या ये कोई लाइट हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं कि फोटोग्राफी में इस रेंज का क्या मतलब होता है। दोस्तों, फोटोग्राफी का डायरेक्ट रिलेशन है लाइट से। तो यहाँ पर डायनेमिक रेंज का मतलब है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम लाइट इंटेंसिटीज, यानी किसी लाइट की मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो डायनेमिक रेंज कहलाएगा। अब डायनेमिक रेंज को यहाँ हम तीन तरीके से देखते हैं। नंबर वन, डायनेमिक रेंज ऑफ द सब्जेक्ट और सीन। नंबर टू, डायनेमिक रेंज ऑफ द कैमरा और सेंसर। नंबर थ्री, डायनेमिक रेंज ऑफ डिस्प्ले मीडियम और प्रिंटिंग मीडियम। तो इसे एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपके पास वो है डायनेमिक रेंज ऑफ द सीन। किसी भी सब्जेक्ट या सीन की डायनेमिक रेंज को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि उस सब्जेक्ट या सीन की जो शैडोज़ हैं और उस सीन या सब्जेक्ट की जो हाइलाइट्स हैं, उनके बीच की जो लाइट इंटेंसिटी की जो रेंज होगी, उसी को हम डायनेमिक रेंज ऑफ सब्जेक्ट या सीन कहेंगे। इसे हम इस तरीके से समझते हैं कि सपोज करिए आपके पास एक लो लाइटेड कंडीशन है, यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर लाइट काफ़ी कम है। तो ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली ये जो लाइट इंटेंसिटी की रेंज होगी शैडो से लेके हाईलाइट्स तक, ये काफ़ी कम होगी। इसी तरह अगर आपके पास एक ब्राइट सनी डे है तो लाइट इंटेंसिटी की जो रेंज होगी शैडो से लेके हाईलाइट तक, ये काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यानी कि वहाँ पर ये लाइट इंटेंसिटी की रेंज आपकी ज़्यादा होगी। तो यही कहलाता है आपका डायनेमिक रेंज ऑफ सीन या सब्जेक्ट। आइए अब बात करते हैं कि डायनेमिक रेंज ऑफ कैमरा क्या होती है और डायनेमिक रेंज ऑफ सेंसर क्या होती है। कैमरे की डायनेमिक रेंज को जानने से पहले हमें कुछ बातें जाननी होंगी। जैसे जो डायनेमिक रेंज होती है ये मेज़र होती है एफ स्टॉप्स में। एफ स्टॉप क्या होता है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये समझता हूँ कि आपको एफ स्टॉप के बारे में पता होगा। अगर आपको एफ स्टॉप के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम कुछ दिनों में इस पर लेक्चर जरूर करेंगे, पर इस समय मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एफ स्टॉप के बारे में पता होगा। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी आइज़ की कैपेबिलिटीज़ के बारे में। हमारी आइज़ जो है वो 24 एफ स्टॉप्स तक का डिफरेंस देख सकती है, यानी हमारी आइज़ की जो डायनेमिक रेंज है वो 24 एफ स्टॉप्स है, जो कि बहुत 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 अच्छी है। लेकिन ये तब है जब हमारी आइज़ डिफरेंट सीन्स को ऑप्टिमाइज करती हैं, एडजस्ट करती हैं। हमारे जो प्यूपिल है वो श्रिंक करता है, एक्सपैंड करता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है, सीन एडजस्ट होता है, ऑप्टिमाइज होता है, और तब हमें ये 24 एफ स्टॉप्स की डायनेमिक रेंज मिलती है। लेकिन अगर हम किसी एक तरफ देखें और हमारा जो प्यूपिल है वो क्या कहते हैं एक्सपैंड या श्रिंक ना करे, तब भी हमारी आइज़ जो आपको एफ स्टॉप देंगी वो देंगी 14 एफ स्टॉप तक का डायनेमिक रेंज, जो कि काफ़ी अच्छा है उन कैमरास के कंपैरिजन में जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, यानी कॉम्पैक्ट कैमरास, फ़ोन कैमरास। ठीक है, तो ये जो डायनेमिक रेंज है किसी भी कैमरा की, कैमरा टू कैमरा डिफ़र करती है। अब ऐसे कैमरे हालांकि आ गए हैं जो 14 से 15 एफ स्टॉप तक की डायनेमिक रेंज देते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, जो कैमरे सस्ते क्वालिटी के होते हैं या कम प्राइस रेंज के हैं वो इतनी डायनेमिक रेंज नहीं दे पाते हैं, और यही रीज़न है कि जब आप कोई सीन सामने देख रहे होते हो तो कुछ अलग दिखता है और आपके कैमरा में अलग दिख रहा होता है। हालांकि इस पर हम एक बार फिर आएंगे, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे रिलेशन किसके बीच में, डायनेमिक रेंज ऑफ द सीन और डायनेमिक रेंज ऑफ द कैमरा के बीच में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि सेंसर के साइज से डायनेमिक रेंज में क्या फ़र्क पड़ता है। तो होता क्या है, जो जितना लार्ज सेंसर होता है उसकी डायनेमिक रेंज
उतनी ही ज़्यादा होती है और जो आपका छोटा सेंसर होता है उसकी डायनेमिक रेंज कम होती है। इसको समझने के लिए हमें ब्लैक बोर्ड में जाना पड़ेगा, तो आइए चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे। एक कैमरा सेंसर में मिलियंस ऑफ पिक्सल होते हैं। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल किसी भी इमेज या डिस्प्ले की सबसे छोटी कंट्रोलेबल या एड्रेसेबल यूनिट होती है, यानी जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये पिक्सल भी किन्हीं चीज़ों से बने होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं फोटोसाइट्स। फोटोसाइट क्या होता है? फोटोसाइट एक कैविटी होती है जो एज ए रिसेप्टर काम करती है। रिसेप्टर यानी ये कुछ रिसीव करता है और फिर इसे कलेक्ट किया जाता है। ये कुछ कुछ आपके घर में होने वाले उस जार की तरह है जिसमें आप दूध या पानी को स्टोर करते हो। इसी तरह ये फोटोसाइट या कैविटी भी कुछ चीज़ स्टोर करती है और ये स्टोर करती है लाइट को। ये जो लाइट होती है हमारी, ये पैकेट्स में ट्रैवल करती है, एनर्जी पैकेट्स में, जिन्हें हम फोटोन्स बोलते हैं। हर फोटोन की एक अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। अब इन फोटोसाइट्स में आपके फ़िल्टर्स लगे होते हैं। ये फ़िल्टर्स एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के फ़ोटोन को अपने अंदर एंटर करने देते हैं, जैसे रेड वाला रेड को, ग्रीन वाला ग्रीन को, ब्लू वाला ब्लू को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़ोटोन का अपना कोई कलर नहीं होता, लेकिन ये हमारी आइज़ हैं जो उसे ऐसे परसीव करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कैविटीज़ है फोटोसाइट, ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन को एक्चुअली अपने अंदर एंटर होने दे रही है। अब ये जो 4 फोटोसाइट हैं, ये मिलके एक पिक्सल बनाते हैं। आप एक्सट्रीम कॉर्नर पर देखेंगे तो RGB, ये आपके 4 फोटोसाइट्स हैं जो आपके एक पिक्सल बना रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों है, इसमें 2 G क्यों हैं? ये एक्चुअली एक पैटर्न है जिसे बेयर्स पैटर्न के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन पैटर्न है और मोस्टली यूज होता है, लेकिन और भी पैटर्न्स हैं इस दुनिया में। खैर, इस बेयर पैटर्न के बारे में हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सेंसर जो होता है, लार्ज सेंसर, उसकी डायनेमिक रेंज ज़्यादा क्यों होती है। अब यहाँ पर मैं आपके 3 सेंसर ले रहा हूँ कंपैरिजन के लिए, 3 सेंसर्स के फोटोसाइट्स एक्चुअली। जो फोटोसाइट स्मॉल सेंसर का होगा वो छोटा होगा, मीडियम वाले का मीडियम होगा और लार्ज सेंसर का फोटोसाइट लार्ज होगा। अब यहाँ पर मैं एक सीन कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें कुछ शैडोज़ के पार्ट हैं, कुछ मिड टोन के पार्ट हैं और कुछ हाईलाइट्स के पार्ट्स हैं या ज़्यादा ब्राइट पार्ट्स हैं। तो जब हमने शैडोज़ पार्ट को कवर करना है, शैडोज़ पार्ट को लेना है, तो हम उसमें कुछ फ़ोटोज़ डाल रहे हैं। तो तीनों सेंसर में मैंने पहले से ही कुछ फ़ोटोज़ डाल दिए हैं ताकि टाइम कम लगे। तो यहाँ पर आपने शैडोज़ पार्ट कैप्चर कर लिए। अब इसके बाद अगर मिड टोन्स वाला एरिया या थोड़ा ब्राइट एरिया है, वहाँ पर भी मैं कुछ फ़ोटोज़ डाल दूँ। मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपका वाइट कलर ले रहा हूँ। यहाँ पर तीनों कलर के फ़ोटोन्स होंगे वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने मिड टोन वाला एरिया भी कैप्चर कर लिया। अब उस सीन में कुछ ज़्यादा ब्राइट पार्ट भी है, तो ठीक है, मैंने और फ़ोटोन्स इसमें डाल दिए, मीडियम वाले में भी, लार्ज वाले में भी, स्मॉल वाले फोटोसाइट में भी। तो आपने देखा कि ये जो स्मॉल वाला फोटोसाइट है ये अब फुल हो चुका है। जब भी कोई फोटोसाइट फुल हो जाता है उसे हम सैचुरेटेड स्टेट बोलते हैं। सैचुरेटेड स्टेट में ये अपने वाइट पॉइंट को हिट कर देता है, यानी इसके बाद अब कुछ भी फोटोन्स आएंगे या कुछ भी वैल्यूज़ में चेंज होगा तो आपको डिटेल्स नहीं मिलेगी और आपका जो सीन है वो क्लिप हो जाएगा, हाईलाइट क्लिप हो जाएंगी, ब्लोन अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी डायनेमिक रेंज कम होती है। अब आप देखेंगे तो मीडियम और जो आपका लार्ज फोटोसाइट है, लार्ज सेंसर का, उसमें अभी भी जगह बाकी है, यानी इसमें और फोटोन्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी डायनामिक रेंज जो है ज़्यादा है, क्योंकि इसमें अभी भी कैपेबिलिटी है कि इसमें और फोटोन आ सकें और आपकी जो हाईलाइट्स है वो क्लिप ना हो। तो यही रीज़न है कि जो लार्ज सेंसर होता है उसकी जो डायनामिक रेंज होती है वो ज़्यादा होती है एक छोटे सेंसर से। तो अभी आपने देखा कि सेंसर का क्या रोल है डायनामिक रेंज में। अब हम जानते हैं कि किसी भी सीन या सब्जेक्ट की जो डायनामिक रेंज है और किसी भी कैमरा की जो डायनामिक रेंज है, इनके बीच क्या रिलेशन है। तो बात ऐसी है कि अगर किसी भी सीन या सब्जेक्ट की जो डायनामिक रेंज है वो कैमरा की डायनामिक रेंज के अंदर आती है तो आपको परफेक्ट शॉट मिलता है, यानी कि कुछ भी क्लिप नहीं होता, ना शैडोज़ ना हाईलाइट्स। लेकिन अगर सीन की डायनामिक रेंज कैमरा की डायनामिक रेंज से बाहर चली गई तो आपको या तो ओवर एक्सपोज सीन मिलता है या अंडर एक्सपोज। इसे अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक कैमरा है जिसकी डायनामिक रेंज है 12 स्टॉप्स, सामने जो सीन है और उसकी जो डायनामिक रेंज है वो है 10 स्टॉप्स। तो 10 स्टॉप 12 स्टॉप्स के अंदर है तो आपको एक परफेक्ट शॉट मिल जाएगा, कुछ भी क्लिप नहीं होगा। इधर कैमरे में 12 स्टॉप है, सामने सीन में भी 12 स्टॉप है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कुछ क्लिप नहीं होगा। लेकिन
अगर डायनेमिक रेंज सीन की 14 स्टॉप है और आपके कैमरा की 12 स्टॉप, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सीन की डायनेमिक रेंज है कैमरा की डायनेमिक रेंज से बाहर चली गई है। तो अब क्या होगा, अब आप इससे कंपनसेट करोगे, या तो आप शैडोज़ को कवर करोगे या आप हाईलाइट को कवर करोगे। शैडोज़ कवर करोगे तो हाईलाइट क्लिप होगी, हाईलाइट कवर करोगे तो आपकी शैडोज़ क्लिप होंगी। तो आपको इसमें कुछ ना कुछ क्लिप ज़रूर होगा। तो यहाँ जहाँ पर डायनामिक रेंज सीन की बाहर चली गई कैमरे से, वहाँ पर बात ख़राब हो गई। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप कुछ टेक्निक यूज़ करते हो, ठीक है। और उसी में से एक टेक्निक का नाम है HDR कैप्चर, हाई डायनामिक रेंज। ये आपने बहुत सुना होगा अपने कैमराज़ में कि क्या HDR अक्सर लिखा हुआ होता है। तो आइए अब इस HDR को हम डिटेल में पढ़ते हैं। HDR कैप्चर या HDR, इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डायनामिक रेंज, और ये टेक्निक है जो यूज़ होती है उन जगह पे जहाँ पर सीन की डायनामिक रेंज हो जाती है कैमरे की डायनामिक रेंज से ज़्यादा। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जब भी आप किसी रिजॉर्ट या होटल में आर्किटेक्चरल शूट करने जाते हैं तो आप देखते हैं एक बहुत खूबसूरत सा कमरा है, एक विंडो है और बाहर एक ब्राइट सनी डे है। लेकिन जब आप कैमरे से क्लिक करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि अंदर का रूम थोड़ा डार्क है। अगर आप उस डार्क रूम का लेवल आप नॉर्मल करते हैं तो आप देखते हैं कि बाहर हाइलाइट्स बर्न हो क्लिप्ड हो गई हैं, यानी बाहर पूरा बर्न हो जाता है। अगर आप बाहर का नॉर्मल लेवल करने की कोशिश करते हैं तो अंदर डार्क हो जाता है। तो ऐसे सीन में क्या करें, ऐसे सीन में आप HDR टेक्निक का यूज़ करते हैं जहाँ पर आप अलग अलग लेवल पे, एक्सपोजर लेवल पे आप सेम सीन को शूट करते हैं और बाद में सॉफ्टवेयर के थ्रू उस सीन को मर्ज कर देते हैं और एक प्रॉपरली एक्सपोज शॉट आपको मिलता है। तो HDR टेक्निक जो है बहुत यूज़फुल होती है आर्किटेक्चर शॉट में। इसके अलावा कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सनसेट के जो आपके शॉट्स हैं। सनसेट में क्या होता है, जब आप क्लिक करते हो किसी भी सीन को तो आप सिल्हूट में आ जाते हो, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि सन भी पीछे प्रॉपर सनसेट रहे और मैं भी इसमें एक्सपोज रहूँ, तो आप इसे अलग अलग एक्सपोजर वैल्यू पे 6, 7, 8 क्लिक कर सकते हो। आजकल जो कैमराज आ रहे हैं जैसे सोनी अल्फ़ा है, उसमें आपका ऑटोमेटिक फ़ीचर दिया हुआ है, और भी कैमरे होंगे आई एम श्योर। तो उसमें 3, 5, 7, 9 ऐसे आपके पास ऑटोमेटिक टाइमर है। तो वो क्या करता है, अलग अलग एक्सपोजर वैल्यू पे वो खट 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 आपकी 5, 7, 9 फ़ोटो खींच लेता है और बाद में उसे सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग मर्ज कर सकते हो, जिससे आपको एक प्रॉपरली एक्सपोज सीन मिल जाए। तो इसलिए ये HDR जो ब्रैकेटिंग है या HDR टेक्निक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आज के ज़माने में। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जो है डायनेमिक रेंज ऑफ अ प्रिंटिंग मीडियम एंड डायनेमिक रेंज ऑफ अ डिस्प्ले मीडियम। डिस्प्ले मीडियम आपके क्या क्या होता है, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स हो गए। और प्रिंटिंग मीडियम आपके जैसे पेपर हो गया, ग्लॉसी पेपर, बॉन्ड पेपर, क्लोथ्स, तो बहुत सारे आपके प्रिंटिंग मीडियम भी हैं। अब आपने कितना ही अच्छा सीन कैप्चर क्यों ना किया हो, जिसकी डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है, जिसमें बहुत कॉन्ट्रास्टी इमेज है, लेकिन अगर आपके डिस्प्ले मीडियम या प्रिंटिंग मीडियम की डायनेमिक रेंज उतनी नहीं है तो वैसा डिस्प्ले होगा ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी सीन में कितना ही वाइट क्यों ना कैप्चर किया हो, वो आपके प्रिंटिंग पेपर से ज़्यादा वाइट नहीं हो सकता। जैसे सपोज़ आपका प्रिंटिंग पेपर ऑफ वाइट है या वाइट भी है, लेकिन उतना वाइट नहीं है जितना सीन में है, तो वो वैसा प्रिंट होगा ही नहीं। इसी तरह आपने कितना ही ब्लैक किसी सीन में क्यों ना कैप्चर किया हो, अगर आपकी इंक उतनी ब्लैक नहीं है जो आप प्रिंटिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो उतना ब्लैक वो प्रिंट हो ही नहीं पाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है आपकी जैसे प्रिंटिंग मीडियम की। अब डिस्प्ले मीडियम की बात करें तो अलग अलग डिस्प्ले मीडियम है और हर एक की अलग डायनामिक रेंज होती है। जैसे आप किसी एक मल्टी ब्रांड टीवी शोरूम में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे कंपनीज़ के टीवी आपके डिस्प्ले पे होते हैं और सब में एक ही पिक्चर चल रही होती है। तो वहाँ पर आप कंपेयर करते हैं, भाई किसी टीवी में आपको बहुत ब्राइट दिख रहा है, किसी टीवी में आपको बहुत डल दिख रहा है, किसी में वार्म टोन आ रही है, किसी में ब्लूइश टोन आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर टीवी, हर ब्रांड की जो डायनेमिक रेंज अलग अलग होती है। अगर एक्सपेंसिव रेंज में जाएंगे तो आपको ये डायनेमिक रेंज काफ़ी हाई मिलेगी, जिससे आपको काफ़ी क्लोज टू रियल कलर दिखेंगे। लेकिन आप छोटी रेंज के अगर टीवी देखेंगे या डिस्प्ले देखेंगे तो आपको उतना ज़्यादा कलर ब्राइट नहीं दिखेगा। तो ये था आपका डायनेमिक रेंज ऑफ अ प्रिंटिंग मीडियम एंड डिस्प्ले मीडियम।
आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी के और टॉपिक्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।